जी धन्यवाद। पता नहीं क्या हो गया है आज की सदी को कि अब किसी के कान सुन ही नहीं पाते दूसरों की चीख, कि अब किसी की आंखें देख ही नहीं पाती किसी भी सत्य को। यह रामनाथ बेखबर जी की कविता आज की सदी का अंश है। जी बिल्कुल। नमस्कार, सादर अभिनंदन आप सभी का। आज सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित ऑनलाइन सुखेल लीग 2023 के क्वार्टर फाइनल का पहला मैच है। श्रीमती कुमारी लता प्रासद पटना से तथा श्री ऋषि कुमार अरवल से सुखेल खेलेंगे। साहित्यकारों से नमस्कार सर। नमस्कार ऋषि कुमार जी, स्वागत है आपका। साहित्यकारों से आग्रह है कि वैसी धार्मिक या राजनीतिक रचना का पाठ नहीं करेंगे जिससे किसी की भावना आहत हो। निर्णायक मंडल श्री विजयानंद विजय सर एवं श्रीमती रीचा वर्मा मैडम द्वारा साहित्यकारों को वार प्रदान किए जाएंगे। समय हो गया है। आज का मैच प्रारंभ करने हेतु निर्णायक मंडल से अनुमति का अनुरोध करता हूं। प्रारंभ किया जाए। जी धन्यवाद सर। जी मैं सर्वप्रथम कुमारी लता प्रासद जी को प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। आपका समय शुरू होता है। लता प्रासद जी। आवाज नहीं आ रही। 20 मिनट ही है ना कविता पाठ करना। 10-20 मिनट। और अपनी रचना इस बार पाठ करनी है। अपनी रचना और 5 दूसरे की। अच्छा 5 दूसरे। हाँ वो तो पहले का जो पूर्वक फॉर्मेट है वही है। कम से कम 5 से ज्यादा पंक्ति पर पूरी नंबर मिलेंगे। 5 से आधा कम पढ़िएगा तो हाफ नंबर आधा। अच्छा जी। और अन्य मतलब 5 से अधिक पंक्तियां ही पढ़ने की कोशिश करें। 5 से अधिक पर पूरे नंबर मिलेंगे और 5 से कम पर तो हाफ आधे। हाँ उस पर आधा नंबर। 5 से ज्यादा होगा पुष्प प्रदान किए जाएंगे निर्णायक के द्वारा। अच्छा। अपनी रचना 5 से अधिक पंक्ति की होगी तो एक बार प्रदान करेंगे निर्णायक मंडल, और 4 या 4 से कम की रचना होगी कम पंक्ति की तो उस पे हाफ वार प्रदान किया जाएगा। अच्छा ये सूचना दी गई थी आपको। जी 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 जी। आपका समय शुरू है। अच्छा जी। तो सबसे पहले मैं अगले लेखक की रचना से शुरुआत करती हूँ, बाद में फिर अपनी रचना से पढ़ूंगी। तो ये जो कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ ये मुक्ति बोध की रचना है, जन जन का चेहरा। चाहे जिस देश प्रांत या पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। जोश में यूं ताकत में बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक पक्ष। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक। उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई नील नदी, आमेजन, मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। पृथ्वी का प्रसाद
अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, चरित्र सा मित्र सा स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की सोच में है वेदना का तार एक, हिया में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर बहनें हैं, सभी ओर भाई हैं, सभी ओर कन्हैया ने गायें चराई हैं। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी ओर एक, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक, मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, क्रांति का, निर्माण का, विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। तो ये थी कविता मुक्ति बोध की, और अगली जो रचना मैं पढ़ने जा रही हूँ ये रचना है शमशेर बहादुर सिंह की, दूसरी रचना शमशेर बहादुर सिंह, और कविता का शीर्षक है उषा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका हुआ, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। तो ये थे हमारे शमशेर बहादुर से। बहुत बढ़िया। और अगली कविता, दो कविता अभी मैंने पढ़ा है दूसरी रचना की, और एक अगली कविता जो मैं पढ़ रही हूँ वो है नरेश सक्सेना जी की कविता। स्वागत स्वागत। और कविता का शीर्षक है पृथ्वी। पृथ्वी तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो, अपने केंद्र पर घूमने के साथ ही एक और केंद्र के चारों ओर घूमते हुए लगातार। क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते? अपने आधे हिस्से में अंधेरा और आधे में उजाला लिए रात को दिन और दिन को रात करते, कभी कभी कांपती हो तो लगता है नष्ट कर दोगी अपना सारा घर बार, अपनी गृहस्थी के पेड़ पर्वत शहर नदी गांव टीले सभी कुछ को नष्ट कर दोगी। पृथ्वी क्या तुम कोई स्त्री हो? तुम्हारी सतह पर कितना जल है, तुम्हारी सतह के नीचे भी जल ही है, लेकिन तुम्हारे गर्भ में गर्भ के केंद्र में तो अग्नि है, सिर्फ अग्नि। पृथ्वी क्या तुम कोई स्त्री हो? कितने ताप, कितने दबाव और कितनी आर्द्रता से अपने कोयलों को हीरो में बदल देती हो। किन प्रक्रियाओं से गुजरकर कितने चुपचाप रत्नों से ज्यादा रत्नों के रहस्य से भरा है तुम्हारा हृदय। पृथ्वी क्या तुम कोई स्त्री हो? तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो, तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो। और अब अगली रचनाकार की जो कविता मैं पढ़ना चाहती हूँ वो है अरुण कमल जी की कविता। हमारे जी, आज इस शाम जब मैं भीजता खड़ा हूँ आसमान और धरती के बीच, तब अचानक मुझे लगता है
यही तो तुम हो मेरी माँ, मेरी मातृभूमि। धान के पौधों ने तुम्हें कितना ढक दिया है कि मुझे रास्ता तक नहीं सूझता, और मैं मेले में खोए बच्चे सा दौड़ता हूँ तुम्हारी ओर, जैसे वह समुद्र जो दौड़ता आ रहा है, छाती के सारे बटन खोले हाहाता, और उठती है शंख ध्वनि कंदराओं के अंधकार को हिलोड़ती। ये बकरियां जो पहली बूंद गिरते ही भागी और छिप गई पेड़ की ओट में। सिंधु घाटी का वह सांड चौड़े पट्टे वाला जो भीगे जा रहा है पूरी सड़क छेके। वो मजदूर जो सोख रहा है बारिश मिट्टी के ढेले की तरह। घर के आंगन में वो नबोढ़ा भीजती नाचती और काले पंखों के नीचे कौओं के सफेद रोए तक भीगते, और इलायची के छोटे दाने इतने प्यार से गुत्था गुत्था। ये सब तुम ही तो हो। कई दिनों से भूखा प्यासा तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था चारों तरफ। आज जब आंख में मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है, तब चारों तरफ क्यों इतनी भाप फैल रही है गर्म रोटी की। लगता है मेरी माँ आ रही है। नक्काशीदार रुमाल से ढकी तस्तरी में खुबानियां अखरोट मखाने और काजू भरे। लगता है मेरी माँ आ रही है, हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए। ये सारे बच्चे तुम्हारी रसोई की चौखट पर कब से खड़े हैं माँ। धरती का रंग हरा होता है, फिर सुनहला, फिर धूसर। छप्परों से जितना धुआं निकलता है और गिर जाता है, पर वही के वही हैं घर से निकले ये बच्चे तुम्हारी देहरी पर सिर टेक सो रहे हैं माँ। ये बच्चे काले हांडी, ये आंध्र प्रदेश के किसानों के बच्चे, ये पलामू के पट्टक नरौदा पटिया के, ये यतीम, ये अनाथ, ये बंधुआ। इनके माथे पर हाथ फेर दो माँ, इनके भीगे केस संवार दो अपने श्यावल हाथों से। तुम किसकी माँ हो मेरी मातृभूमि। मेरे थके माथे पर हाथ फेरती तुम ही तो हो। मुझे प्यार से तकती और मैं भींस रहा हूँ। नाच रही धरती, नाचता आसमान, मेरी कील पर नाचता नाचता मैं खड़ा रहा भीजता बीचों बीच। आज इस शाम जब मैं भीजता खड़ा हूँ आसमान और धरती के बीच। आज जब मैं खड़ा हूँ आसमान और धरती के बीच। और अगली कविता जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो केदारनाथ सिंह की कविता है। केदारनाथ सिंह की ये कविता। तुम्हें नूर मियाँ की याद है केदारनाथ सिंह। गेहुए नूर मियाँ, ठिगने नूर मियाँ, रामगढ़ बाजार से सुरमा बेचकर सबसे आखिर में लौटने वाले नूर मियाँ। क्या तुम्हें कुछ भी याद है केदारनाथ सिंह। तुम्हें याद है मदरसा, इमली का पेड़, इमाम बाड़ा। तुम्हें याद है शुरू से आखिर तक 19 का पहाड़ा। क्या तुम अपनी भूली हुई स्लेट पर जोड़ घटाकर यह निकाल सकते हो कि एक दिन अचानक तुम्हारी बस्ती को छोड़कर क्यों चले गए थे नूर मियाँ। क्या तुम्हें पता है इस समय वे कहाँ हैं, ढाका या मुल्तान में। क्या तुम बता सकते हो हर साल कितने पत्ते गिरते हैं पाकिस्तान में। तुम चुप क्यों हो केदारनाथ सिंह, क्या तुम्हारा गणित कमजोर है। तो ये 5 कविता पूरी हो गई ना। तो ये अन्य कवियों की 5 कविताएं पूरी हुई और अब मैं अपनी कविता का पाठ करने जा रही हूँ। तो मेरी पहली कविता उस घटना पे है जो गया में कुछ दिन पहले घटना घटी थी, एक बलात्कार की घटना। उसको टच करने की कोशिश की है। तो कविता का शीर्षक है छूना मना है। बाग में लगी इस तख्ती को गुड्डो गौर से देखे जा रही थी। थोड़ी देर मौन रही, फिर पापा से पूछा, पापा ये तख्ती क्यों। नन्ही गुड्डो के सवाल से पापा विचलित हो गए। कैसे जवाब दूं, क्या जवाब दूं। नन्ही गुड्डो ने फिर पूछा, आपने बताया नहीं पापा। पापा मैं इन फूलों को छूना चाहती हूँ। ओह कितने सुंदर है ये। पापा मन ही मन गुड्डो के सवालों का जवाब तलाश रहे थे।
तभी कोई मनचला आया, एक फूल तोड़कर उससे खेलने लगा, बाद में पंखुड़ियां तोड़कर हवा में उड़ा दिया। पापा का हाल काटो तो खून नहीं जैसा हो रहा था। जवाब सामने था पापा के, किंतु गुड्डू के सवालों का जवाब दे पाना मुश्किल था। गुड्डू अभी मचल रही थी, अनमनी सी उंगलियां थामे चल रही थी। पापा की आंखों में टीवी के मुख्य समाचार घूम रहे थे। काश कि मैं भी एक तख्ती लगा पाता उन बेटियों के लिए जिसके समाचार सुन रोंगटे खड़े हो जाते। तभी गुड्डू ने फिर सवाल किया, पापा पापा तख्ती लगी है फिर भी उसने फूलों को तोड़ा पापा। पापा तख्ती लगी है फिर भी उसने फूलों को तोड़ा पापा। पापा कुछ नहीं कह पाए। गुड्डू को सीने से लगा फपक फपक कर रोने लगे। गुड्डू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, इतना जरूर समझ रही थी, इसका कारण है छूना मना है वाली तख्ती का सवाल। इसका कारण है छूना मना है वाली तख्ती का सवाल। इसका कारण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगली कविता है मेरी खुद की रची हुई, मृदु आवाज। कैसे फूटेगी मेरे कंठ से मृदु आवाज, कैसे फूटेगी मेरे कंठ से मृदु आवाज। जब जब बरसाई तूने मुझ पर लाठियां, जब जब किए मेरी कोख पर प्रहार, चीख भी न सकी माँ की ममता। बोलो बोलो हाँ बोलो, कैसे फूटेगी मेरे कंठ से मृदु आवाज, कैसे फूटेगी मेरे कंठ से मृदु आवाज। सकरी गलियों से कोठों तक का सफर, कहीं आग लगाई तो कहीं कभी पी लिया जहर। इन सब के बीच बोलो बोलो, कैसे फूटेगी मेरे कंठ से मृदु आवाज, कैसे फूटेगी मेरे कंठ से मृदु आवाज। लेकर भी तूने जननी को कोसा, जन्म लेकर भी तूने जननी को कोसा, अपनी ही माँ को वीराने के हवाले किया। उन वीरानों में भी माँ सुनती रही किलकारियां। बोलो बोलो हाँ बोलो, कैसे फूटेगी कंठ से मृदु आवाज, कैसे फूटेगी मेरे कंठ से मृदु आवाज। तुम्हें सोचना ही पड़ेगा जब होगे नितांत अकेले, करनी पड़ती है तुम्हें भी अकेले से मुठभेड़, तब याद आती है तुम्हें माँ। बोलो बोलो हाँ बोलो, कैसे फूटेगी मेरे कंठ से मृदु आवाज। काली स्याह रातों में भटकते फिरते हो, इधर उधर बस एक खुशी की तलाश में, घर में बिखरी खुशियों को दरकिनार कर। बोलो बोलो हाँ बोलो, कैसे फूटेगी मेरे कंठ से मृदु आवाज। भटको नहीं, रास्तों की सीमाएं अनंत हैं, भटकने से छूट रही है मंजिल तुम्हारी। किसी की आह बुलाती है तुम्हें, जिसे छोड़ दिया है तुमने कराहते हुए। बोलो बोलो हाँ बोलो, कैसे फूटेगी मेरे कंठ से मृदु आवाज। तुम्हारी कलाइयां सस्ती है राखियों से, आस बंधती है तुम्हें अपनी रक्षा की, उसी बहन को खून से नहलाया तूने। बोलो बोलो हाँ बोलो, कैसे फूटेगी मेरे कंठ से मृदु आवाज, कैसे फूटेगी मेरे कंठ से मृदु आवाज। और अगली कविता, मेरी अगली कविता का शीर्षक है संभल जाओ। सुबह खोलते ही अखबार खबर मिली, आदमी को पेड़ से बांधकर पत्नी और बेटे के साथ किया मुंह काला। आदमी को पेड़ से बांधकर पत्नी और बेटी के साथ किया मुंह काला। तख्त पर बैठ तू देख रहा सब, हाय क्यों नहीं फूट गई आंखें तेरी। इस तमाशे का कारण जो भी रहा, उन कुकृत्यों को रचने वाले धिक्कार है तुझ पर। शर्म आने लगी है औरतों को अब तो माँ कहलाने में, धरती को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मानवता को चटनी बना चाट रहे हो, दुत्कार है तुझे जीव कहने पर। दीमक हो गए हो, नाली का कीड़ा भी शर्माता होगा। जल्द वो दिन भी आएगा जब औरत के नाम से कांपोगे। औरत अब चुप नहीं बैठेगी, अब तुम्हें जन्म देने से भी घबराने लगी हैं औरतें। सोचो उस दिन क्या होगा। दानवों संभल जाओ, दानवों संभल जाओ, एक दिन मिटा दिए जाओगे मर्दानगी, एक दिन मिटा दिए जाएंगे मर्दानगी के सबूत। फोड़ दी जाएंगी खूंखार आंखें,
काट दिए जाएंगे वो हाथ जिससे तुमने मासूमों को नोचा, तोड़ दिए जाएंगे वो पांव जिनके बल चलकर पहुंचे हो मासूम की सिसकियों तक। छी छी, धिक्कार है तुझ पर। बेटा पिता आदि आदि न जाने कितने रिश्तों के डोर से बांध रखी थी, सारी डोरियां जला दी तुमने। बस अब एक नारी से बंधे हो तुम, जिस दिन ये नारियां भी काट दी जाएंगी तुम्हारे नाम पर, फिर क्या करोगे? सोचो सोचो, खूब सोचो। अभी थोड़ा वक्त है तुम्हारे पास, अभी थोड़ा वक्त है तुम्हारे पास, अभी थोड़ा वक्त है तुम्हारे पास। कहीं ऐसा ना हो वक्त की डोरी भी छूट जाए, संभलने में जितनी देर होगी वक्त तुम्हें पीछे ढकेलता जाएगा। ईश्वर करे कभी किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। बहुत बढ़िया। और अगली कविता जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, स्वागत स्वागत। ये कविता है मैं शिक्षक हूँ। मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, समय का परीक्षक हूँ, बच्चों के भविष्य का वीक्षक हूँ। हाँ, मैं शिक्षक हूँ। भूत से सीखता हूँ, वर्तमान को सिखाता हूँ, भविष्य की नींव जोड़ता हूँ। हाँ, मैं शिक्षक हूँ। हाँ, मैं शिक्षक हूँ। युगों युगों से राजाओं ने शिक्षक को तड़पाया है, आहत होकर शिक्षक ने राजा को धूल चटाया है। एक बार फिर वर्तमान ने यही स्थिति बनाया है। संभलो राजन सुनो हमारी, संभलो राजन सुनो हमारी, तभी बचेगी गरिमा तुम्हारी। हाँ, मैं शिक्षक हूँ। क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह, क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह यही घेरे रहता है हमेशा तुम्हें। जो करे प्रहार मुझ पर उन पर इसे खरचता हूँ, उन पर इसे खरचता हूँ। हाँ, मैं शिक्षक हूँ। हाँ, मैं शिक्षक हूँ। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। अब तो मैं- इनका समय समाप्त हो गया इनका। जी जी ठीक है। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करूंगा तो वार की घोषणा करें। लता जी एक बार आप शमशेर बहादुर वाली कविता अगर पढ़ देती, वो मुझे समझ नहीं आई फिर से। लता पराशर जी। चलिए लता फिर। प्राशर आवाज मिल रही है? चलिए फिर। इन्होंने 5 कविताएं और 4 कविताएं अपनी पढ़ी और 5 दूसरों की पढ़ी। तो मैं क्या पूरा नंबर बता दूं या एक एक किसमें कितना नंबर मैंने दिया वो? नहीं, पूरा नंबर बताइए। सूचकांक वो सही है। जी, व्यक्तिगत रचना पे वार। हाँ, जी मैं देती हूँ 12 बार। मैडम, व्यक्तिगत रचना पर कितना हुआ? अच्छा, वैसे बताना होगा। जी जी, तो उससे थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, दूसरे क्लियर होगा। पुष्प ठीक है। कितने, वार कितने, और व्यक्तिगत मैंने 4 पढ़ी है। जी उसमें मुझे 3 रचनाएं लगी कि जो मेरी समझ में वार करती हुई, और दूसरे में मुक्ति बोध की रचना। एक है हमारे बिहारी उच्चारण का है, श को हम लोग हमेशा स बोलते हैं, वो स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी जब यहाँ उच्चारण की बात हो रही है तो इन्होंने शिक्षक को या जितने श वर्ण थे उसको स किया। और अंतिम कविता अच्छी थी, लेकिन स्थिति बनाई है होती है स्त्रीलिंग, उन्होंने बोला स्थिति बनाया है, तो यहाँ भी मुझे वो लगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अंतर। तो इसलिए स्वयं की कविताओं में 3 नंबर दिया मैंने, और मुक्ति बोध की कविता में
आधा, क्योंकि उसमें भी उच्चारण में थोड़ा ऐसे इनकी प्रस्तुतिकरण बहुत ही अच्छी थी। तो जी। आधा नंबर मुक्ति बोध, शमशेर बहादुर में मुझे समझ नहीं आया, इसे मैंने फिर से उनको बोलने के लिए बोला। तो पुष्प 1 मुक्ति बोध में नरेश सक्सेना में 1 पुष्प, अरुण कमल में 2 पुष्प और केदारनाथ सिंह में 2 पुष्प। क्योंकि अरुण कमल और केदारनाथ सिंह की वार करती हुई कविता स्पष्ट तौर पर थी और वो दोनों भी कुछ कुछ वार कर रही थी। तो 2 2 4 1 5 1 6 पुष्प और 6 पुष्प और मैडम क्षमा चाहता हूँ, जी। पुष्प अधिकतम पुष्प आप 5 ही दे सकती हैं। क्यों आधा नंबर की जो बात हो रही थी? आधे नंबर तो अपनी रचना पे है। अच्छा अच्छा। दूसरे की रचना मिनिमम 5 और 5 से अधिक पंक्ति की हो तभी पुष्प दिया जाएगा। उसमें केवल ये शर्त है, बाकी अपनी रचना में 5 और 5 से अधिक पंक्ति की रचना पे एक वार दिया जाएगा और 4 और 4 से कम की रचना पे आधा वार दिया जाएगा। रचना तो खैर पूरी पूरी पढ़ी है, 2 2 4 2 6 2 8 3 11 और इनकी प्रस्तुतिकरण अच्छी रही, लेकिन वो उच्चारण का कुछ गलती रहा तो मैं इनको एक अपने तरफ का एक वो देती हूँ। तो अभी 12 हुआ, 12। पुष्प कितना दिया गया मैम? मैडम पुष्प इनको मैंने 4 दिए, 4 दिए। प्रस्तुति पे कितना दिया गया वार? प्रस्तुति पे 2 2 4 2 6 2 8 हाँ, और प्रस्तुति में 3, स्वयं जो 4 कही थी उसमें 3, तो 8 3 11 हो गया जी। और 1 मैंने प्रस्तुति में दिया। स्वयं की रचना पर 3, पुष्प 4 और जी। प्रस्तुति में 1 नंबर, 1 बार, कुल 12 बार। 12। जी धन्यवाद मैम। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करूंगा कि वो वार की घोषणा करें। जी, मैंने पुष्प दिए हैं 3, जी वार 4 जी और प्रस्तुति और शिल्प पर 3, जी कुल 13 नंबर। 13 नंबर जी जी, दोनों का योग 25 बार जी अर्जित की लता कुमारी लता पराशर जी। जी 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 धन्यवाद सर, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले साहित्यकार ऋषि कुमार जी को प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करता हूँ। अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें, समय शुरू होता है। ऋषि जी शुरू कीजिए। ऋषि कुमार जी आपका समय शुरू है। समय का ध्यान रखिए। कैमरा ऑन रखने के लिए कहिए। हाँ कैमरा ऑन है। सभी अभिभावक गण को मेरा प्रणाम और मैं निर्णायक गण से उचित एवं निष्पक्ष न्याय का आशा करता हूं और मैं अपना प्रस्तुति प्रारंभ करता हूं। आप प्रस्तुति प्रारंभ कीजिए। प्रथम जी। प्रस्तुति है अदम गोंडवी जी का, देखना सुनना वस आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। साउंड ठीक कीजिए। सर चलिए ठीक है। आवाज आ रही है? आप हाँ बोलिए बोलिए। हाँ आवाज। देखना सुनना व सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई, राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। खेत जो सीलिंग के थे सब चक में शामिल हो गए, हमको पट्टे की सनद मिलती भी है तो ताल में, मिलती भी है तो ताल में। दूसरी रचना है भी अदम गोंडवी जी का ही है।
100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। काजू भुने प्लेट में, विष की गलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। आजादी का ये जश्न मनाए वे किस तरह, आजादी का ये जश्न मनाए वो किस तरह, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दे, संसद बदल गई है यहाँ की न खास में। जनता के पास एक ही चारा है बगावत, जनता के पास एक ही चारा है बगावत। ये बात कह रहा हूँ मैं होशो हवास में, ये बात कह रहा हूँ मैं होशो हवास में। तीसरी रचना है रघुविंद्र यादव जी का। नई सदी में मिल रही है, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश, बाप तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। और चौथी रचना भी अदम गोंडवी जी का ही है। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे, कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये बंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, ये बंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। सदन में घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, सदन में घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, वो अगले दिन योजना में घूसखोरी आम कर देंगे, वो अगले दिन अगली योजना में घूसखोरी आम कर देंगे। और पांचवी रचना है लोकेश इंदौरा जी का है। भ्रष्टाचार बन गया है देश का अब फैशन, भ्रष्टाचार बन गया है देश का अब फैशन, प्यार से चल रहा है ऑफिस हो या स्टेशन, प्यार से चल रहा है ऑफिस हो या स्टेशन, ऑफिस हो या स्टेशन, रेट सब जगह है फिक्स, ईमानदारी से लेते रिश्वत, फिर काहे का रिस्क, फिर काहे का रिस्क करप्शन के खेल में, फिर काहे का रिस्क करप्शन के खेल में, रिश्वत ही बचा लेती है जाने से जेल में। जेल में जाते वो जो नहीं खाते हैं पैसा, जेल में जाते वो जो नहीं खाते पैसा, भ्रष्टाचारियों का आचरण मिलता डकैत जैसा, डकैत जैसा आचरण लूटते हैं प्यार से, डकैत जैसा आचरण लूटते हैं प्यार से, दिखते बड़े देशभक्त अपने ये व्यवहार से, दिखते बड़े देशभक्त अपने ये व्यवहार से। और अब अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करता हूं। हाँ बिल्कुल। सर आवाज सही से जा रही है ना सर? हाँ बिल्कुल सही है। यस सर, चलिए सर अपनी अब रचना प्रस्तुत कर रहे हैं सर। पढ़िए। पहली रचना है निरंकुश सरकार की लक्षण, निरंकुश सरकार की लक्षण दिखती उसकी काम से है, संसद में हर मुद्दों पर झलकती उसकी बयान से है, विपक्ष के उठे आवाजों को, विपक्ष के उठे आवाजों को दबाती पूरे जान से है, बहस के मूल मुद्दे को वह भटकाती घमासान से है, भटकाती घमासान से है। दूसरी रचना है हाल ही के घटना के ऊपर प्रहार किया गया है, जिस तरह से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जिस तरह से मर्यादा का उल्लंघन किया गया है, उस धोखेबाज जिस दल से सारे आते हैं उस दल के नेता रंगबाज, सांसद की गरिमा को तार तार कर दिए, नए संसद भवन की मर्यादा बेकार कर दिए, नए भारत का सपना लोगों ने देखा था, उस सपने को भी आपने इनकार कर दिए, उस सपने को। तीसरी रचना है पूंजीवाद का युग है आया, पूंजीवाद का युग है आया, कमर तोड़ महंगाई है लाया, ऊंचे दामों पर सामान बनाकर मोटी रकम की लाभ कमाया, मोटी रकम की लाभ कमाया।
चौथी रचना है मेरी, जनता की लहू चूस चूस कर, जनता की लहू चूस चूस कर माला माल बना है पूंजीवादी, सूदखोरी और जमाखोरी से बाजार की हो रही बर्बादी, बाजार की हो रही बर्बादी। और पांचवा रचना है, मजदूरों का शोषण किया, अधिकारों का दोहन किया, मजदूरों का शोषण किया, अधिकारों का दोहन किया, आवाज उठाने पर उनको गोलियों से भून दिया, गोलियों से भून दिया। और छठी रचना है, धर्म के पर्दे के पीछे धंधा का संचालन है, धर्म के पर्दे के पीछे धंधा का संचालन है, देवी देवताओं के नाम पर जीविका का परिचालन है, धर्म के नाम पर लोगों में अंधविश्वास जगाया जाता है, खुले दिमाग में गंदगी भरकर भ्रष्ट बनाया जाता है, आम लोगों से ठगे पैसा को दान बताया जाता है, झूठे अर्थहीन अश्लील बातों को भी ज्ञान बताया जाता है, ज्ञान बताया जाता है। सातवीं रचना है मेरी, सर आवाज सही से जा रही है ना सर? हाँ यस सर। डिजिटल इंडिया से देश में, डिजिटल इंडिया से देश में लोगों का हुआ जुड़ाव, यही कारण है आजकल युवाओं पर पड़ा दुष्प्रभाव, अभिभावक से भी ज्यादा अब खिलाड़ी पर करते भरोसा, यही कारण है जुओं में लगाते हैं अपना पैसा, घर की परंपरा भूलकर अभिनेता को अपनाते हैं, सारे संस्कार को धूमिल कर नशे का लत लगाते हैं, सारे संस्कार को धूमिल कर नशे का लगाते हैं। आठवीं प्रश्न रचना है, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार इतना जब होता है, एक ऐसा चट्टान है जो नष्ट कभी नहीं होता है, गीत से, संगीत से, लेखन से और भाषण से नए नए कानून बनते, पुलिस और प्रशासन से इतना गति कौन है, इस विषय बैठा सब है जिससे इसका कब्जा है, समाज के लोगों के मन में अंधभक्ति की ओर जज्बा है, अंधभक्ति की ओर जज्बा है। नौवीं प्रस्तुति है, जनता अपनी अहमियत को बेचती निर्लज के जैसे, भर चुनाव झिंझिर करती है उम्मीदवारों से बहवाती पैसे, जैसे चुनाव का समय आती है लगता जैसे मुसीबत आई, जीभ निकाल कर आ जाते हैं उम्मीदवारों की खाने कमाई। 10वीं प्रस्तुति है, दारू पिलाओ और मांस खिलाओ तभी देंगे वे आपको वोट, जो इन पुण्य कर्म से परे हैं मिलता उनके दिल को चोट, जख्मी करके हृदय को छिड़क देते हैं उन पर नमक, मलाई लगाते बेतुके शब्द से, नेता आप हैं रहे चमक। 11वीं प्रस्तुति है, चिकित्सक जीवन दाता है, चिकित्सक भी भगवान है, लेकिन दवाई में लूट कर बन रहे धनवान है, दवाई माफिया से कमीशन लेते, महंगा है दवाई बताते, दवा खाने से दवा सबको है बेचवाते। 12वीं प्रस्तुति है, भ्रष्टाचार मिटाना है, नया देश बनाना है, सरकारी योजनाओं को लूट कर पैसा खूब कमाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, नया देश बनाना है, सरकारी योजनाओं को लूट कर पैसा खूब कमाना है, योजना लिखने के नाम पर खाना है, विकास कराने के नाम पर सरकारी को है। यह भ्रष्ट ठेकेदार और अधिकारी के ऊपर प्रहार किया गया है। 13वीं प्रस्तुति है, जिसके घर में चोरी होगी वही चोर कहलाएगा, जिसके घर में चोरी होगी वही चोर कहलाएगा, जो चोरी करता है फिर वही कानून बताएगा। इस मुल्क के शासक ऐसा है, चोरों का साथ निभाता है, सजा उसे ही देता है जो चोर चिल्लाता है, चोरों को मित्र बनाकर है चोरी वही करवाता है, इसी कारण उजागर करने पर जेल उसे भिजवाता है।
14वीं प्रस्तुति है, आजकल के बच्चों में ऐसी बुद्धि आई है, बुरे काम पर आकर्षित होकर भूल रहे पढ़ाई है। आजकल के बच्चों में ऐसी बुद्धि आई है, बुरे काम पर आकर्षित होकर भूल रहे पढ़ाई है। मोबाइल के गुलाबी दृश्य से होते हैं बहुत खुश, अपने घर की हालात करते नहीं महसूस। और 15वीं प्रस्तुति है, इस मुल्क का शासक आपस में बैर कराता है। हेलो सर, आवाज आ रही है ना सर? ये कविता फिर से पढ़िए। यस सर। 15वीं, इस मुल्क का शासक ऐसा है, आवाज नहीं आ रही। यस। और 16वीं प्रस्तुति है सर, मगही भाषा में हम लिखते हैं और इस बार भी मगही में ही लिखे हुए हैं सर। हो तो न भलाई तोरा दान पुण्य कैला से, हो तो न भलाई तोरा दान पुण्य कैला से, प्यास बुझे नहीं मिचाई खूब चिबैला से, पाप कटे नहीं गंगा में निहैला से, गधा न घोड़ा होते साबुन लगैला से, मुर्दा जिंदा न होते, मुर्दा जिंदा न होते दवा खूब पियला से, मूर्ख ज्ञानी न बने चंदन लगैला से, सांप न विष तजे दूध पियला से, कटे न कलेश कबो हनुमान चालीसा पढ़ैला से, हनुमान चालीसा पढ़ैला से। 17वीं प्रस्तुति है, विज्ञापन के झांसा में लोग हो रहे गुमराह, आंख मूंद कर विश्वास करते बिना किए परवाह। विज्ञापन के चमक दमक से लोग बहुत लुभाते हैं, भोग विलास के चीजों में अपना धन लुटाते हैं। दिखावा करने के चक्कर में और अपना धन लुटाते हैं, पहले गलती करके पछताते, बाद में खूब पछताते हैं। प्रस्तुति है, मंदिर मस्जिद के झगड़ों को रोज लगाया जाता है, मंदिर मस्जिद के झगड़ों को जाता है, आपसी सौहार्द को खत्म कर हिंसा फैलाया जाता है, हिंसा फैलाया जाता है। और 19वीं प्रस्तुति है सर, विज्ञापन का खेल अनोखा, लाज शर्म नैतिकता लुआ, स्वविवेक का करो उपयोग, न हो घाटा न हो। और 20वीं प्रस्तुति है सर, समाज क्यों ले रहा दे, क्यों नहीं है, इस पीछे किसका हाथ है, जनता दे रही है साथ, जनता भी दे रही है साथ। और 21वीं प्रस्तुति है सर, शिक्षा इतनी महंगी है कि गरीब कैसे ले पाएगा, जब कमाया पैसा फीस देगा तब भोजन कैसे खाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा जिंदा कर रख पाएगा। सरकार की दोहरी नीति है, गरीब को घायलों में शिक्षा की योजना बनाएगी। हेलो सर, आवाज आ रही है ना सर? वो डिस्टर्ब आ रही है। चलिए ठीक है, पढ़िए। डिस्टर्ब आ रही है सर? ठीक है, पढ़िए सर। 22वीं प्रस्तुति है सर, जब दुनिया में संकट आई थी, दवाई की सख्त जरूरत हुआ था, तब हमारे राजा ने थाली हमसे बजवाया था। उस संकट काल में देश पूरा बीमार था, थाली बजाने से कोरोना भागे, ये कैसा उपचार था। अंधभक्ति की कोई सीमा होती, लेकिन ये तो सारी हदें पार कर दी, स्वस्थ देश के लोगों को मानसिक रूप से बीमार कर दी। 23वीं प्रस्तुति है सर, शर्म नहीं इनको है आती। सर आवाज बढ़िया से जा रही है ना सर? ठीक है। यस सर। शर्म नहीं इनको है आती, झूठ इतना जो बोलते हैं, बड़े बड़े वादे करके पूरा नहीं एक करते हैं, जो बोलते उल्टा है करते, सीधा नहीं ये सीखे हैं, आंदोलन करना इनके लिए मिर्च सरीखी तीखे हैं, स्कूल बंद कर कॉलेज बंद करके सारे शिक्षण संस्थान, इन सब कार्यों को करके ये कर जाते हैं रैलियों में प्रस्थान, ये कर जाते हैं रैलियों में प्रस्थान।
पच्चीसवीं प्रस्तुति है सर, 25 स्वास्थ्य व्यवस्था है बदहाल, अस्पताल है सब कंगाल, ना ऑक्सीजन है ना बेड, इसलिए मरीज का हो रहा है डेड। सर 26वीं प्रस्तुति है सर, बेरोजगारी का क्या कहना है, देश बेरोजगार बन गया है, अब आप ही आकलन लगा सकते हैं, आज नौजवानों को क्या हो गया है, नौजवानों को क्या हो गया है। और 27वीं प्रस्तुति है सर, बेटी को मानो बेटा जैसा, वह है किसी से कम नहीं, मत समझो तुम उसको अबला, किसी सबला से कम नहीं। बेटी कभी ना मरती है, मरकर भी वह जिंदा है, दहेज के कारण ही बेटी आज हर जगह शर्मिंदा है, दहेज के कारण ही बेटी आज हर जगह शर्मिंदा है। और समय देख लीजिएगा। देख रहा हूँ सर। यस सर। 28वीं प्रस्तुति सर, आधुनिकता के नाम पर हम बहुत कुछ खो रहे हैं, सिर्फ दिखावा ही बचा है, भीतर से सब रो रहे हैं, आंखों से पानी गई, दादी की कहानी गई, बच्चों का बचपन गया, युवकों की जवानी गई, तराजू से बट्टा गया, लड़कियों का दुपट्टा गया, घर से मेहमान गए, पड़ोसियों के सम्मान गए, बहुत कुछ लूट गया, फिर भी हम सो रहे हैं, आधुनिकता के नाम पर हम बहुत कुछ खो रहे हैं, सिर्फ दिखावटी ही बचा है, भीतर से सब रो रहे हैं। चूड़ी भरी कलाई गई, शादी से सहनाई गई, सच से सच्चाई गई, मंच से कविताई गई, परोपकारी बंदे गए, आर्थी को कंधे गए, किसानों का हल गया, मेहनत का फल गया, सिर्फ नाकामियों को ही हम सब संजोए हैं, आधुनिकता के नाम पर बहुत कुछ खो रहे हैं, सिर्फ दिखावटी बचा है, भीतर से सब रो रहे हैं। आपस का प्यार गया, भरा पूरा परिवार गया, 2 रुपया उधार गया, नेता ईमानदार गया, मेहमानों को आस गया, साथ छाछ का गलास गया, असली को त्याग हम नकली को टटो रहे हैं, आधुनिकता के नाम पर बहुत कुछ खो रहे हैं, सिर्फ दिखावा ही बचा है, भीतर से सब रो रहे हैं। बहुत अच्छा। और 29वीं प्रस्तुति है सर, कलम बजाए पिस्तौल उठाए, किताब बजाए पत्थर पुजाए, पुस्तकालय बजाए मंदिर मस्जिद जाए, शिक्षा बजाए भ्रष्टाचार फैलाए। आपका समाप्त हो गया, ऐसा बहुत है जी। ऋषि कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से अनुरोध करूंगा तो वो अपनी वार की घोषणा करें। मैंने इनको पुष्प दिए 5, क्योंकि वो सारी कविताएं उन्होंने जो 4 पंक्तियों का था वहां तक वो उन्होंने पढ़ा, तो उसके लिए तो मुझे पूरे नंबर मैंने दिए 10। स्वयं की कविता, बहुत सारी कविताएं इन्होंने 4 पंक्तियां से कम ही पढ़ी है, 4 पंक्तियों तक पढ़ी, जबकि नियम बनाया गया है 5 पंक्तियों का। और जैसा कि आप वार दिए जा सकते हैं मैडम जी। हाँ नहीं, 4 से ज्यादा थे, ठीक है। 4 या 4 से कम की पंक्तियों पे आधा वार दिया जाता है। हाँ। तो और बहुत जगह समय आती है, जैसा व्याकरणीय मतलब त्रुटि भी रही है कुछ पंक्तियों में इनकी जी, तो मैंने इनको 10 पुष्प दे दिए पूरे, और स्वयं की कविता में 5 पुष्प। हाँ 5 पुष्प। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैंने इन्हें 13 नंबर दिए। 13 बार प्रस्तुति में
प्रस्तुति में शायद मैं मार्क्स नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि कविताएं तो इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ी है, लेकिन बहुत सारा उनका उच्चारण में भी दोष रहा और एक माहौल नहीं बन पाया। जैसे कि लता पाराशर जी ने पढ़ा तो एक माहौल बना, क्योंकि साहित्यिक गोष्ठी है तो ठीक है जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए, लेकिन कविताओं में जैसे उन्होंने पढ़ी, पूरी कविता पढ़ी है कि माहौल बनता है कि सुनने में अच्छा लगता है और कुछ ग्रहण भी इंसान करता है। तो खेल के हिसाब से तो ठीक था, लेकिन अगर साहित्यिक दृष्टिकोण से देखिए तो इनकी प्रस्तुति में अभी बहुत सारी सुधार का गुंजाइश है, इसलिए मैंने 13 बार दिए जी। तो ये 23 बार कुल 13 कुल 13 जी। पुष्प इन्होंने 10 दिया। हाँ तो 10 बार। अच्छा हाँ सॉरी एक मिनट, पुष्प तो 10 दिए, पुष्प 5 दी मैडम आप। हाँ 10 नंबर हो गया ना। हाँ 10 11 12 13 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 21 22 23 24 बार 24 मिलेंगे 24 जी। व्यक्तिगत रचना पे 24 बार दिया आपने। हाँ 10 पुष्प और 14 इनके व्यक्तिगत रचनाओं पर, बहुत सारे 24 कुल 24 व्यक्तिगत वार 14 और पुष्प 5 अर्थात 24 बार। धन्यवाद मैडम। अब मैं आग्रह करूंगा विजयानंद विजय सर से कि वो अपनी वार की घोषणा करें। बिल्कुल। ऋषि कुमार जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी युवा हैं, नया नया लिखना शुरू किया इन्होंने, अच्छा लिखते हैं। थोड़ी उच्चारण की अशुद्धियां हैं, शब्दों की अशुद्धियां हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, इन्हें आगे बढ़ना है। तो ये सुधार अपेक्षित है और उम्मीद है कि ये सुधार करेंगे और इनका प्रयास, इनका लेखन सराहनीय है। तो इन्हें मैंने पुष्प दिए हैं 5 जी। वार मैंने दिए हैं इन्हें 17 जी। और प्रस्तुति अच्छी थी, बहुत अच्छी तो नहीं कही जाएगी क्योंकि अशुद्धियां बहुत थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने कंजूसी नहीं की। इन्हें प्रस्तुति पर और शिल्प पर मैंने 2 नंबर दिया है, यानी 5 पुष्प जी, 17 वार और 2 ये प्रस्तुति पर जी 29 बार। हाँ वो जोड़ लीजिए 29 जी ठीक है। कुल 29 बार। धन्यवाद जी, सर जी। विजयानंद विजय सर द्वारा 29 बार प्रदान किए गए और ऋचा वर्मा मैडम द्वारा 24 बार, कुल 53 बार ऋषि कुमार द्वारा अर्जित किया गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं ऋषि कुमार जी को। धन्यवाद सर जी। आज दोनों साहित्यकारों द्वारा बहुत उम्दा प्रस्तुतियां दी गई। अब कल दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच होगा जी। आज चूंकि दोनों साहित्यकारों द्वारा प्रस्तुति दे दी गई, निर्णायकों द्वारा व्यवहार प्रदान कर दिए